हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 1 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब क्योंकि एओडी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है कंपैरेटिवली, तो इसके दोनों सेशन में 25 क्वेश्चंस ईच लिए जाएंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, वीडियो पॉज करके टाइप आइडेंटिफाई करके सोल्व करना स्टार्ट करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। The points at each of which the tangents to the curve cut off on the positive semi-axis OX, a line segment half that on the negative semi-axis OY dash R। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से समझ लो, क्या दे रखे हैं। द पॉइंट्स एट ईच ऑफ विच, एक कर्व दे रखे है, इस कर्व के ऊपर वो वाले पॉइंट्स बताने हैं जहां पे जो टेंजेंट्स बनेंगी दे कट ऑफ ऑन द पॉजिटिव सेमी एक्सिस ओ एक्स। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। देखना अगर डायग्राम पे प्लॉट करें ना इसको, तो ये ओरिजिन हो गया, ये कैपिटल एक्स, तो ओ एक्स पॉजिटिव सेमी एक्सिस ओ एक्स, अ लाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन द नेगेटिव सेमी एक्सिस ओ वाई डैश। तो नेगेटिव वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओ वाई डैश। ठीक है, तो इसका मतलब वो वाली टेंजेंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ए लेंथ कट कर रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस पे कितना करेगी, 2a करेगी। देखो इसको, सही बात है कि नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं। कट ऑफ ऑन द पॉजिटिव सेमी एक्सिस ओ एक्स, अ लाइन सेगमेंट हाफ दैट ऑन द नेगेटिव सेमी एक्सिस ओ वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पे कितना करेगी, हाफ करेगी उसका जितना कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे कर रही है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि कहां से पास कर रही है ये, a,0 एंड 0,-2a, इन दो पॉइंट से पास करके जा रही है, ये गिवन है हमें। तो इनको अगर तुम ज्वाइन करवाओगे, ये टेंजेंट बन रही है हमारी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है ना कि a,0 और 0,-2a से पास कर रही है, तो इसकी हेल्प से हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप कितना आएगा देख लो, दिस वुड बी 2a/a, सो m इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चंस तुमने किए होंगे, तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब क्वेश्चन सिंपली इतना है कि इस कर्व के ऊपर वो वाले पॉइंट्स कौन से हैं जिसपे बनने वाली टेंजेंट्स का स्लोप कितना होगा, 2 के बराबर होगा। तो बस इतना क्वेश्चन है, तो वो हमें करना आता है। इसका dy/dx फाइंड करेंगे, वो उसके टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और उसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 2 रख देंगे। ठीक, तो कर लो इसको। सो dy/dx दिस इज इक्वल टू कितना, 3x² - 6x - 7, राइट। किसी भी जनरल पॉइंट x, y पे, और इसको बराबर कर देते हैं किसके, 2 के। ठीक, तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। सो दिस वुड बी 3x² - 6x - 9 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज x - 3 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो x बराबर 3 मिलेगा या फिर x बराबर -1। अब हमें तो पॉइंट्स चाहिए थे पूरे के पूरे, x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कर्व की इक्वेशन की हेल्प से। तो इस कर्व में एक बार x को 3 रखेंगे और एक बार रख देंगे x को -1। तो x को 3 रख के देखो, 3 रखोगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिलेगी -15। तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू -15 आएगा, देख सकते हैं अपने आप कैलकुलेशन करके। और x को जब -1 रखोगे, y की वैल्यू मिलेगी 9, सो y इज इक्वल टू 9। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, 3, -15 एंड -1, 9। ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जिनका स्लोप कितना होगा, 2 के बराबर होगा। अब अगर तुम ऑप्शंस देखो ना, तो तुम क्या नोटिस करोगे, ए और बी दोनों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। बट ये वो वाले पॉइंट्स है जिनका स्लोप 2 के बराबर है। हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी, वो a,0 और 0,-2a से पास कर रहा होगा। तो अगर इसको तुम ध्यान से देखो ना, तो जो 3, -15 वाला पॉइंट है, ये कौन से क्वाड्रेंट में दिखेगा तुम्हें, ये मिलेगा 4th क्वाड्रेंट में। तो यहां पे मान लो 3, -15 है, राइट। और दूसरा जो पॉइंट है ना, -1,9, -1,9 कहां पे होगा, ये मिलेगा तुम्हें 2nd क्वाड्रेंट में, -1,9। अब ये बात क्लियर है कि जो हमारी डायग्राम बन रही है वो -1,9 को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ठीक, तो कहने का मतलब -1,9 हमारी कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पास करनी चाहिए और नेगेटिव वाई एक्सिस से पास करनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा, -1,9 वाला। तो कौन सा आ जाएगा, 3, -15 आ जाएगा। ओके, टेंजेंट टू द कर्व x is equal to this and
sorry, this should be equal to y and y is equal to this at the point corresponding to theta equal to pi by 6. तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में और तुम्हें पूछा गया थीटा बराबर पाई बाय 6 पे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू x. तो बेसिकली सिर्फ स्लोप फाइंड करना सफिशिएंट है. एक बार हमने टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लिया थीटा बराबर पाई बाय 6 पे, तो उसको बता सकते हैं कौन सी लाइन के पैरेलल बनेगी. सो कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स तो चाहिए हमें. सो सबसे पहले dx बाई डी थीटा फाइंड कर लो. कितना, a टाइम्स स्क्वायर रूट कोस 2 थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल लगाया जा रहा है, और प्लस में कितना कोस थीटा इंटू स्क्वायर रूट कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना 1/2 स्क्वायर रूट कोस 2 थीटा इंटू माइनस 2 साइन 2 थीटा. राइट, ये आगे dx बाई डी थीटा कौन से पॉइंट पे चाहिए, थीटा बराबर पाई बाय 6 पे, तो रख लो. सो dx बाई डी थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, वैल्यूज पुट कर रहे हैं सिंपली. सो दिस वुड बी a टाइम्स स्क्वायर रूट कोस पाई बाय 3, तो दिस इज 1/√2 इंटू माइनस 1/2, प्लस में ये 2 कैंसिल आउट, कोस थीटा कोस पाई बाय 6 इज √3/2 कोस पाई बाय 3, दिस वुड बी √2 एंड माइनस √3/2. सो दिस इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, a इंटू माइनस 1/2 और ये मिलेगा तुम्हें -3/2 सो दिस इज -4a/2 2√2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये -√2a मिल जाएगा. सो dx बाई डी थीटा हमारे पास आ चुका है थीटा बराबर पाई बाय 6 पे. और सेम तरीके से क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा भी फाइंड कर लेंगे. कर सकते हैं फिर से, a स्क्वायर रूट कोस 2 थीटा साइन थीटा है, सो a टाइम्स स्क्वायर रूट कोस 2 थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू 1/2 स्क्वायर रूट कोस 2 थीटा इंटू माइनस 2 साइन 2 थीटा. राइट, अगेन पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है. a टाइम्स कोस पाई बाय 3 बनेगा, अगेन 1/√2 cos pi by 6 √3/2, 2 cancel out, minus sin pi by 6 1/2, this is √2 and sin pi by 3 is √3/2. so this is कितना मिला, a times √3/2 √2 minus √3/2 √2, so कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया. राइट, dy बाई डी थीटा कितना मिला, 0. अब जब तुम टेंजेंट का स्लोप निकालोगे ना, टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, dy बाई डी एक्स के बराबर. तो dy बाई डी एक्स कितना, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. सो दैट मीन्स dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 कितना मिला, 0 के बराबर मिल गया, क्योंकि dy बाई डी थीटा की वैल्यू 0 है. तो स्लोप टेंजेंट का 0 मिलने का मतलब कि वो वाली टेंजेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सो ऑप्शन ए. राइट, ओके लेट्स स्टार्ट. द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, टचेस द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट एंड कट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट Q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, देन द वैल्यू ऑफ दिस. तो A, B और C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. तो क्या गिवन है, एक तो कर्व एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है. तो मान लो ये अगर एक्स एक्सिस है ना, तो सपोज ऐसी कोई रफ डायग्राम बनाएं, ये मान लो कर्व की इक्वेशन है. राइट, तो कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, -2,0 पे. लेट दिस पॉइंट इज -2,0. तो यहां से एक इंफॉर्मेशन तो तुम्हें ये मिल रही है कि -2,0 वाले पॉइंट से वो पास करके जाएगा कर्व, तो -2,0 उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो पहला काम तो ये करते हैं, -2,0 सेटिस्फाई करवाते हैं, a, b और c के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा हमें. तो देख लो, -2,0 रखते हैं, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2. सो दिस इज -8a प्लस का 4b -2c एंड +5 इक्वल टू 0. एक रिलेशन आ गया. राइट, अब इसी इंफॉर्मेशन से एक चीज तुम्हें और पता चल रही है कि क्योंकि -2,0 पे टच कर रहा है, तो मतलब -2,0 पे क्या होगा, कर्व टर्न कर रहा होगा. और टर्न करने का मतलब कि वहां पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0 के बराबर होगा. तो दूसरी चीज तुम्हें ये पता चल रही है दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -2,0 बराबर कितना, 0. दैट मीन्स dy बाई डी एक्स एट -2,0 इक्वल टू 0. ये चीज पता है, तो इसका भी यूज कर लो. dy बाई डी एक्स फाइंड करो, कितना आएगा, 3ax² प्लस 2bx प्लस c. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3ax² प्लस 2bx प्लस c.
कौन से पॉइंट पे x इक्वल टू -2 पे चाहिए, पुट करो -2 पे और स्लोप की वैल्यू कितनी 0 के बराबर। सो दिस वुड बी 12a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ गई a b एंड c में, राइट। और अभी तक हमारा कौन सा स्टेटमेंट का यूज हुआ, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का यूज हुआ -2, 0 पे टच करने वाला। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट Q, y एक्सिस को Q पॉइंट पे टच कर रहा है, वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, और उस पॉइंट Q पे इसका स्लोप दे रखा है, ग्रेडियंट मीन स्लोप, स्लोप दे रखा है कितना 3 के बराबर। तो ये ध्यान देना कि ये वाला पॉइंट तो हम फाइंड कर सकते हैं जहां पे वो y एक्सिस को कट कर रहे हैं। कैसे करोगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो चेक करो, कर्व की इक्वेशन में x को 0 रखोगे, y कितना मिलेगा 5। सो दैट मींस जो Q वाला पॉइंट है ना, वो कौन सा पॉइंट है, 0,5 है। और तुम्हें ये दे रखा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट मींस dy by dx एट 0,5 कितना इक्वल टू 3 है, ग्रेडियंट इज 3, सो दिस इज इक्वल टू 3। अब फिर से वही काम करो, स्लोप तो तुम्हारे पास है ही है 3ax² प्लस 2bx प्लस c, इसमें ये वाला पॉइंट रख दो x इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू कितनी 3 के बराबर आनी चाहिए। तो x बराबर 0 पे कितना बचेगा, c बचेगा, सो c इक्वल टू 3। सो 3 इक्वेशंस आ गई हैं तुम्हारे पास, और c की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई है 3। इस c की वैल्यू को रखना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है तुम्हारी, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में c की वैल्यू रखना। a और b में 2 इक्वेशंस बचेंगी, उनको आपस में सॉल्व करना, a और b की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, ठीक। तो ये मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली वैल्यूज, a तुम्हें मिलेगा -1/2, b मिलेगा -3/4, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज रखोगे 2a प्लस 4b प्लस 3c, तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा ऑप्शन सी, 5 के बराबर आ जाएगा। चेक कर लेना इसको अपने। Okay, let's start. If the tangent at any point P of this curve is also a normal to the curve, then the value of m can be. एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और बोला गया कि उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट इज ऑल्सो अ नॉर्मल टू द सेम कर्व। तो बताना कि m की कौन सी वैल्यू हो सकती है, ठीक। पहले तो रफ डायग्राम बनाते हैं। जैसे सपोज ये मान लो कोई भी कर्व है y² इक्वल टू x³ वाला जो हमें गिवन है, ठीक। ओके, पॉइंट P, इस पे बनाई गई है टेंजेंट, ये टेंजेंट बनी। अब पॉसिबल है कि वो बनने वाली टेंजेंट कर्व को किसी दूसरे पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट Q पे, और इसने यही दे रखा है कि ये वाला जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल बन रही है, सो दिस इज नॉर्मल हियर, ठीक। तो ध्यान रखना, ये होना पॉसिबल है कि जिस कर्व पे तुमने टेंजेंट बनाई है, वही वाली टेंजेंट दोबारा जाके उस कर्व को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और उस पॉइंट पे क्या बन रही हो, उसकी नॉर्मल बन रही हो। तो तुम्हें बताना है m की कौन सी वैल्यू के लिए ऐसा होना पॉसिबल है, राइट। तो करते हैं स्टार्ट। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसने दे रखे हैं m के पैरामीटर के फॉर्म में, सो दिस इज 4m² 8m³। जहां पे भी टेंजेंट बनाई जाती है या नॉर्मल बनाई जाती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा एज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। तो p इसने दे रखा है, q वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो ये खुद से एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे p माना गया है m के फॉर्म में, वैसे ही q मान लेते हैं किसी दूसरे पैरामीटर t के टर्म्स में। तो मान लो q के कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के हैं, 4t² 8t³, ये बात सही है, ओके। अब p पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, इसका मतलब क्या, p पॉइंट पे जो उसका dy by dx होगा वो किसके बराबर होगा, टेंजेंट के स्लोप के बराबर, राइट। तो देखना इसको कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ pq दिस वुड बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, dy by dx एट पॉइंट p, इसके बराबर लिखा जा सकता है। और q पॉइंट पे ये नॉर्मल है, तो q पॉइंट पे जो dy by dx आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो वो क्या दे देगा, फिर से तुम्हें pq का स्लोप दे देगा। सो दैट मींस दिस इज अगेन इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट q। ये दोनों pq के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और pq का स्लोप लिखने का हमारे पास एक और तरीका, कैसे, 2 पॉइंट पता है pq के ऊपर, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से लिखा जा सकता है। तो देख लो, ये भी लिख लो, दिस इज 8t³ माइनस 8m³, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, राइट। तो pq का हमने स्लोप लिखा 3 अलग अलग तरीकों से, तीनों को आपस में इक्वेट कर दिया। अब यहां से क्या होगा, हमारे पास इक्वेशंस आएंगी किसमें, t में और m में, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें, m की चाहिए, तो सोल्व किया जा सकता है। बस कंसेप्ट वाइज इतना ही है, इसके बाद सारी कैलकुलेशन करेंगे जो भी करेंगे। तो देखते जाना, dy by dx चाहिए हमें, डिफरेंशिएट कर लो, y² इक्वल टू x³ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो ty dy by dx इक्वल टू 3x², सो दैट मींस dy by dx इक्वल टू 3x² अपॉन 2y, ये बात ठीक है।
ये dy by dx फाइंड कर लो p पॉइंट के लिए। सो dy by dx एट पॉइंट p दिस इज इक्वल टू 3y(x स्क्वायर), p का x कोऑर्डिनेट कितना था 4m स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया ये मिला, अपॉन 2y, y कोऑर्डिनेट इज 8m क्यूब। तो कितना आ गया ये 16 तो कैंसिल आउट हो गया, 3m के बराबर आ गया, राइट। सेम तरीके से dy by dx, ये अगर तुम q पॉइंट पे फाइंड करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 3 टाइम्स t आ जाएगा। दोबारा करके देखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो हमारी इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं सिंपली। तो क्या मिलेगा तुम्हें 3m इक्वल टू -1 अपॉन 3t इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर 8 कॉमन आएगा नीचे 4 कॉमन आएगा, ऊपर t क्यूब माइनस m क्यूब, t माइनस m का एक फैक्टर आएगा उसमें, नीचे t स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में t माइनस m का एक फैक्टर आएगा। तो क्या बचेगा 8/4 2 बचेगा, ऊपर बचेगा t स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m इंटू टी, और नीचे बचेगा t प्लस m, t माइनस m का फैक्टर कैंसिल आउट किया गया। अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर लो। तो जैसे सपोज पहले हम अगर ये वाली इक्वेशन कंसीडर करें, यहां से हमें क्या मिलेगा t और m में रिलेशन मिल जाएगा। सो m इंटू टी इक्वल टू -1/9, एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन और उठा लो कहीं से, तो मान लेते हैं कि ये 3m और ये इन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन बनाई जा रही है, तो वो क्या बनेगा 3m मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3mt प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mt। ठीक, तो कितना आ गया ये, दिस इज m स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस mt इक्वल टू 0। ये आ गया दूसरा रिलेशन इन m एंड t। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें m की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं t को एलिमिनेट करते हैं, तो ऊपर में से t की वैल्यू उठा लेना कितनी -1/9m, ये t की वैल्यू उठा के नीचे वाली इक्वेशन में रख दो। सो दिस इज m स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t की वैल्यू रख रहे हैं -1/9m का स्क्वायर प्लस m इंटू टी की वैल्यू कितनी -1/9 इक्वल टू 0। सो दिस इज m स्क्वायर माइनस 2/81m स्क्वायर -1/9 इक्वल टू 0। ये m में इक्वेशन आ गई, और ये तुम देख सकते हो m स्क्वायर में ना क्वाड्रेटिक बनेगी अगर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ये, राइट, सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो इसके बाद वाला काम अपने आप करना, m स्क्वायर को चाहो तो कुछ नया वेरिएबल मान लेना, z मान लेना, कुछ भी मान लेना, इसको सॉल्व करना। मैं लिख रहा हूं m स्क्वायर की दो वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें, या तो -1/9 या फिर 2/9। अब m स्क्वायर इक्वल टू -1/9 होना पॉसिबल नहीं है, तो क्या पता चलेगा m स्क्वायर इक्वल टू 2/9 विच इंप्लाइज दैट m इक्वल टू ±√2/3। बस m पूछा गया था, ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, देख लो ऑप्शन में कौन सी मैच कर रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो कंसेप्ट याद रखना, बढ़िया कंसेप्ट है। कौन कौन सी चीजें यूज हो गई हैं कि अगर टेंजेंट बनाई गई किसी पॉइंट पे, उसका जो dy by dx होगा उस पॉइंट पे वो उसके स्लोप के बराबर होगा। किसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई है तो उसका जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर -1/dy by dx के बराबर। और तीसरी चीज, अगर उसके ऊपर दो पॉइंट्स पता है तो y2 - y1 x2 - x1 से एक स्लोप वहां से मिला, तीनों को हमने क्या कर दिया आपस में इक्वेट कर दिया। ठीक, लेट्स स्टार्ट। If a variable tangent to the curve makes intercepts a and b on x and y axis respectively, then the value of a square b is। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, एक कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, उस पर कोई टेंजेंट बनाई गई है, वेरिएबल टेंजेंट मतलब किसी पर जनरल पॉइंट p पे टेंजेंट बनाई गई है, उस टेंजेंट का x और y इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, तो कैलकुलेशन करके रिजल्ट मिल जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी क्यूब है। पहली चीज तो जब भी पॉइंट ना गिवन हो जिसपे टेंजेंट बनाई गई है अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। सो पॉइंट पी मान लेते हैं, और किसकी फॉर्म में, टी पैरामीटर की टर्म्स में एज्यूम कर सकते हैं। सो लेट एक्स कोऑर्डिनेट इज टी, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, सी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब पॉइंट हमारे पास आ गया, और क्या चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो उसकी इक्वेशन लिख पाएंगे, और स्लोप कहां से मिलेगा, dy by dx से, तो डिफरेंशिएट कर लो इसको। सो y इक्वल टू सी क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, dy by dx कितना मिलेगा, -2c क्यूब अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक, कौन से पॉइंट पे चाहिए, p पॉइंट पे। सो dy by dx एट पॉइंट p इज -2c क्यूब अपॉन t क्यूब।
तो स्लोप तुम्हारे पास आ चुका है, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप आ चुका है, पॉइंट पता है ऑलरेडी, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। सो दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। इसके बाद क्या चाहिए था तुम्हें, x और y इंटरसेप्ट चाहिए थे। x इंटरसेप्ट का नाम a रखा गया, y इंटरसेप्ट का भी, तो वो हमें फाइंड करने आते हैं। सो एक बार क्या करो, x को 0 रख दो, पुट x इक्वल टू 0। क्या मिलेगा तुम्हें, y इंटरसेप्ट b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो x को 0 रख के कितना मिलेगा, दिस वुड बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2c क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, दिस वुड बी 3c क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ये b आ गया। एक बार y को 0 रखोगे, x इंटरसेप्ट a मिलेगा, तो चेक कर लो, ये भी y को 0 रखा, माइनस सी क्यूब का फैक्टर कैंसिल आउट, टी स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल आउट, सो दिस वुड बी, ये बन जाएगा तुम्हारा t/2 प्लस टी। सो a आ चुका है, b आ चुका है, वैल्यू पुट कर दो किसमें, a स्क्वायर b में। सो a स्क्वायर b इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी, t/2 प्लस टी इसका स्क्वायर इंटू 3c क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, राइट। t/2 प्लस टी कितना, 3t/2, 3t/2 का स्क्वायर इज 9t स्क्वायर बाय 4 इंटू 3c क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल आउट, कितना आ गया ये 27c क्यूब अपॉन 4, सी की टर्म्स में आ गया सिर्फ, चेक कर लो ऑप्शन सी, राइट। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जाएगी तो जिस पॉइंट पे लिखनी है सबसे पहले वो वाला पॉइंट एज्यूम किया करो, उसके बाद का सारा प्रोसेस तो पता ही है हमें। लेट्स स्टार्ट। Let's see with the curve y equal to x cube, the tangent at A meets the curve again at B if the gradient at B is k times the gradient at A, then k is equal to, ओके क्या क्या मतलब है इस चीज का। सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला कर्व दे रखा है, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। द टेंजेंट एट ए, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ए है, तो मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए। इस पॉइंट पे बनाई गई है टेंजेंट जो कि इस कर्व को दोबारा जाके बी पॉइंट पे मीट कर रही है। तो सपोज ये बन गई हमारी टेंजेंट, ये दोबारा जाके मीट करेगी कर्व को, सो ये दोबारा इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट का नाम हो गया बी। ये बात ठीक है, ओके। और क्या बोला गया, पूछा गया कि ग्रेडियंट एट बी, बी पे जो उसका स्लोप होगा dy by dx होगा, दैट इज k टाइम्स द स्लोप एट a, देन k इज इक्वल टू, k की वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी। सो कर सकते हैं, देखते जाना। सबसे पहली चीज a पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, a पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे, t की टर्म्स में मान लेते हैं। सो लेट x कोऑर्डिनेट इज t, तो y कोऑर्डिनेट विल बी t3, t1 मान लेते हैं क्योंकि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मानने पड़ेंगे और वो भी इसी फॉर्म के होंगे, तो b के लिए t2 मान लो। सो t2 एंड t2 राइट, तो a और b के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। अच्छा, अब a पे टेंजेंट बनाई गई है, सो ए बी का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए, ये बात ठीक है। ऑल्सो स्लोप ऑफ ए बी कैसे लिखा जा सकता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की हेल्प से, जैसे पहले किया था, तो वो भी कर लो। सो t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 माइनस t1, ये बात ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, t1 और t2 में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। पुट कर रहे हैं, सो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए, दिस वुड बी इक्वल टू 3t1 स्क्वायर इक्वल टू t2 माइनस t1 का फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना बचेगा, t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t1 t2। तो ये तुम्हारे पास t1 t2 में एक इक्वेशन आ गई। सो दिस इज t2 स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 इक्वल टू 0, ये ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया था, ग्रेडियंट एट b इज k टाइम्स द ग्रेडियंट एट a, तो b पॉइंट पे ग्रेडियंट dy बाई डी एक्स कितना होगा, 3 टाइम्स t2 स्क्वायर होगा। तो ये तुम्हें रिलेशन दे रखा है, 3 टाइम्स t2 स्क्वायर इज k टाइम्स द ग्रेडियंट एट a विच इज 3t1 स्क्वायर, दैट मीन्स k इज इक्वल टू कितना, t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, ये k की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना t1 और t2 में, क्या इसकी हेल्प से हम ये t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को t1 स्क्वायर से डिवाइड करवा दो। सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय t1 स्क्वायर, क्या मिलेगा तुम्हें, t2 बाई t1
होल स्क्वायर माइनस 2t1 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, एंड प्लस में t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे सामने है t2/t1 में क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको कुछ मान लेते हैं, z का नाम दे दो इसको। सो z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 इक्वल टू 0। z की दो वैल्यूज आ गई, दैट मीन्स t2 अपॉन t1 की दो वैल्यूज या तो -2 के बराबर होगा या फिर 1 के बराबर, राइट। अब t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो t2 और t1 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो a और b पॉइंट सेम हो जाएंगे, जो कि कोई सेंस नहीं बनता सेम होने का, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट का ही सेंस खत्म हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 हम रिजेक्ट कर देंगे, तो क्या मिला, t2/t1 इक्वल टू -2 मिला। ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो k में, तो k कितना मिल गया, -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो ये पूछा गया था तुमसे, k की वैल्यू 4 के बराबर आ गई, ऑप्शन ए, राइट। तो अगेन वही कंसेप्ट यूज हुआ, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाई गई तो उसका स्लोप हमने दो तरीकों से एक्सप्रेस कर लिया, एक तो dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। ओके, the points of contact of tangents drawn from the origin to the curve y equal to sin x will lie on the curve। ओरिजिन से टेंजेंट बनाई गई है y इक्वल टू साइन एक्स वाले कर्व के ऊपर, तो पूछा गया उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे वो कौन से कर्व के ऊपर लाई करेंगे, मतलब उनका लोकस क्या होगा। तो एक बार डायग्राम बना रहे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, ऐसा कुछ बन जाएगा। ओरिजिन से बनानी है टेंजेंट, तो ये रहा ओरिजिन, यहां से मान लो टेंजेंट बनाई गई है ऐसे, पॉइंट P पे टच करके जा रही है, सो पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओरिजिन इज 0,0, राइट। तो हमसे पूछा गया P पॉइंट इस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कौन से कर्व के ऊपर लाई करेगा, उसका लोकस क्या होगा। अब ये चीज हमें पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बड़े क्वेश्चंस किए हैं लोकस वाले। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से अज्यूम कर लेंगे h, k। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज h, k। और अगर h, k है तो ये बात पक्की है कि ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट P क्योंकि कर्व के ऊपर है, तो दैट मींस k इज इक्वल टू साइन h, ये वाला रिलेशन तो होल्ड करेगा। अच्छा, अब क्या करो, इसका यूज करो कि ओपी टेंजेंट है, इसका यूज करने के लिए तुम क्या बोल दोगे कि इसका जो dy/dx होगा ना, या फिर इसको ऐसे बोल लो, ठीक है, dy/dx एट पॉइंट P ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ OP के बराबर होगा। और स्लोप ऑफ OP को लिखने का दूसरा तरीका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 कितना, k अपॉन h आ गया। सो अगेन dy/dx चाहिए तुम्हें, सो y इक्वल टू साइन x के लिए dy/dx कितना आएगा, cos x आएगा, और पॉइंट P के लिए कितना आ जाएगा, cos h आ जाएगा। सो वैल्यू पुट कर रहे हैं, cos h इक्वल टू k अपॉन h, ये दूसरा रिलेशन आया, राइट। अब हमें h और k में रिलेशन चाहिए होता है लोकस के लिए, और अगर तुम ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन में साइन और कोस वाली टर्म्स तो नहीं है, तो ये जो तुम्हारे पास दो रिलेशन आ चुके हैं, रिलेशन नंबर 1 एंड रिलेशन नंबर 2, इसमें साइन और कोस को एलिमिनेट करना है, कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दो, एडिंग कर दो, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर h 1 इज इक्वल टू में कितना, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। बस इसको x और y से रिप्लेस कर देंगे तो लोकस की इक्वेशन आ जाएगी, तो कर दो इसको, 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये लोकस आ गया, चेक कर लेना। दिस वुड बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी, राइट। ओके, द नॉर्मल टू द कर्व x as a function of theta given है, y as a function of theta at point theta always passes through the fixed point। अगेन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कर्व की इक्वेशन दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, पॉइंट दे रखा है थीटा, थीटा का मतलब इसी वाले पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बतानी है कहां से पास करेगी, तो करेंगे क्या, पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट के लिए dy/dx फाइंड किया जाएगा, उस dy/dx की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, एक बार स्लोप आ गया तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जाएगी, और एक बार अगर इक्वेशन आ गई तो बता सकते हैं कि वो कौन से पॉइंट से पास करके जाएगी, राइट। तो कर लो, बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा हमें, उसके लिए dy/dx फाइंड करते हैं, सो dx/d थीटा निकालो पहले, कितना, a टाइम्स माइनस साइन थीटा, देन dy/d थीटा कितना मिलेगा, a cos थीटा, सो दोनों को डिवाइड करो, dy/dx मिल जाएगा, dy/dx कितना आया, माइनस
कोट थीटा आ गया। अब ये जो dy/dx है ये तो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कितना होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप आ चुका है। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट P, यही वाला पॉइंट, a टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा एंड a साइन थीटा, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई है, राइट। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m दैट इज tan थीटा इनटू x माइनस x1, ठीक। अब हमसे ये बोला गया है दैट द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। ऑलवेज का मतलब थीटा को तुम जो मर्जी रख लो, हमेशा उस पॉइंट से पास करके जाएगी। तो इसके लिए तुम ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो, चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा पॉइंट हमारी नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 बाय 1 चेक करते जाओ। जैसे मान लो अगर तुम्हें ए ऑप्शन चेक करना हो कि a, 0 से पास कर रही है कि नहीं, तो y की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं। अगर y को 0 रखने से x की वैल्यू a आ रही है तो पक्का हो जाएगा कि a, 0 से पास हो जाएगी, ठीक। तो कर लो इसमें पुट y इक्वल टू 0, देख लो क्या मिलेगा, माइनस a साइन थीटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, x tan थीटा आएगा, माइनस का a tan थीटा, और माइनस में कितना, a cos थीटा इंटू tan थीटा, a साइन थीटा बन जाएगा। सो माइनस a साइन थीटा कैंसिल आउट, कितना मिला, x माइनस a टाइम्स tan थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए हमें, तो मतलब tan थीटा तो हमेशा 0 नहीं होगा, सो दैट मीन्स x माइनस a को 0 होना पड़ेगा, विच इंप्लाइज x इक्वल टू a। सो प्रूव हो गया कि जब y बराबर 0 है, x की वैल्यू a है, विच मीन्स ये हमेशा a, 0 पॉइंट से तो पास करके जाएगी। सो बस ये चेक करना था हमें, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व fx एक फंक्शन दे रखा है एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। अगेन क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है, पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी गई है, तो बस फाइंड क्या करना पड़ेगा हमें, इसका dy/dx डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा x इक्वल टू 1 पे। अच्छा, अब क्योंकि ये फंक्शन इस टाइप का है ना, साइन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, और x इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डायरेक्टली तो इसको तुम डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो कर रहे हैं, f-1 फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना लिखा जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, देखो कितना आएगा, दिस वुड बी साइन ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 लिखेंगे तो h आ जाएगा, और नीचे कितना, x स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो बन गया f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, 1/2 अपॉन h। ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है हमें, कर सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे कितना बनेगा, 1 प्लस h माइनस 1 h बनेगा, और 1 प्लस h प्लस 1 करोगे 2 प्लस h माइनस 1/2 अपॉन h, ये बना। एलसीएम ले रहे हैं ऊपर, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सारी क्वांटिटी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, 2h 2 प्लस h, और एक h पहले से है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर कितना आया, 2 साइन h माइनस 2h माइनस h स्क्वायर, ये चीज बन के आ रही है। अब क्या देखोगे तुम, 0/0 की फॉर्म है, क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 cos h माइनस 2 माइनस 2h, अपॉन में कितना बन रहा है, 2h स्क्वायर, 4h स्क्वायर बनेगा तो 8h आ जाएगा, प्लस में 2h क्यूब बनेगा तो 6h स्क्वायर बनेगा, ये आ गया। फिर से 0/0 की फॉर्म है, एक बार फिर से लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन h माइनस का 2 अपॉन 8 प्लस 12h। अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो h को 0 रखो, ये गया, कितना आ गया, ये माइनस का 1/4 आया, ठीक। सो अब पॉइंट दे रखा है तुम्हें x इक्वल टू 1, ठीक है, डेरिवेटिव तुम्हारे पास आ चुका है। अब ये जो f' आया ना, ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, माइनस 1/4, यहां से नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। सो स्लोप आ गया है। पॉइंट कौन सा था, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कौन सी, 1/2, तो पॉइंट है 1,1/2, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जा सकती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
कितना बनेगा ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 8. सो दिस इज 2y इक्वल टू 8x माइनस 7. चेक कर सकते हैं ऑप्शन बी, राइट. लेट्स स्टार्ट. द कर्व्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल फॉर p की वैल्यू बतानी है जिसके लिए दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगे. अच्छा, एक चीज सुनना, जब भी दो कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. पहली चीज तो ये कि हम क्या करें ना, स्टार्टिंग में ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हमेशा कहां पे की जाती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे की जाती है. तो अगर तो तुम्हें इक्वेशंस को देख के लग रहा है, कर्व की इक्वेशंस को देख के कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना आसान होगा, तो पहले स्टेप में क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो और बाद में जब dy बाई dx फाइंड किया जाएगा दोनों का तो उसी पॉइंट पे पुट कर देंगे, उसी पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे. ठीक है. बट अभी इस केस में जैसे ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं तो इसमें अगर हम पहले x, y फाइंड करने बैठेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो उसमें बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं फाइंड करते, हम जस्ट मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है x1, y1. ठीक है. आगे चल के अगर हमें लगेगा कि इसकी जरूरत है फाइंड करने की तो कर लेंगे, अदरवाइज काफी केसेस में ऐसे होते हैं कि इसके बिना ही हमारा काम चल जाता है. ठीक है. तो अब सिचुएशन क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने P मान लिया, कंडीशन है कि इस पॉइंट पे दोनों आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल है. ठीक. और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमें पता है m1 m2 इक्वल टू -1. तो बस यही करना है, दोनों कर्व्स के लिए dy बाई dx फाइंड किया जाएगा पॉइंट P पे और दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर कर देंगे, राइट. तो करते हैं. फर्स्ट वाले कर्व को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, कितना बनेगा 3x स्क्वायर प्लस p टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव कितना, x इंटू 2y dy बाई dx. dy बाई dx को नाम दे रहे हैं m1 का और प्लस में कितना y स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहां से देखो m1 कितना आएगा, m1 वुड बी माइनस 3x स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2pxy. ये m1 की वैल्यू आ रही है, राइट. सिमिलरली सेकंड वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3x स्क्वायर y है, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर dy बाई dx को m2 बोल दो और प्लस में y इंटू 2xy बनेगा और साथ में कितना माइनस वाई क्यूब है, तो दिस वुड बी माइनस 3y स्क्वायर इंटू m2 इक्वल टू 0. यहां से देख लो m2 कितना आएगा, सो m2 वुड बी इक्वल टू 3 तो कैंसिल आउट कर दो, m2 मिलेगा तुम्हें माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. m2 भी आ गया. बस अब कंडीशन लगानी है ऑर्थोगोनैलिटी की, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. ठीक है. तो देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, दिस वुड बी 2xy का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा ना ये 3x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर ऊपर बनेगा और नीचे कितना p टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू -1. ये रिलेशन आएगा मल्टीप्लाई करके. सो सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू पी वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर. ये चीज बनेगी. ठीक है. तो पी वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, कितना मिल गया, p की वैल्यू कितनी मिली, कंपेयर करोगे तो -3 के बराबर मिल जाएगी, p इक्वल टू -3. तो बस पता चल गया कि p कितना -3 आ गया. तो देख सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की हमें नहीं जरूरत पड़ी. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Okay. The condition that these two curves may cut each other orthogonally. Again same concept के ऊपर बेस्ड है, condition of orthogonality लगानी है और कुछ भी नहीं है. तो फिर से वही काम करते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1. दोनों के लिए dy बाई dx फाइंड करते हैं. फर्स्ट के लिए कितना 2ax प्लस 2by इंटू m1 इक्वल टू 0. सो m1 कितना मिलेगा माइनस ax अपॉन by, राइट. और सेम तरीके से m2 भी कितना आ जाएगा माइनस a डैश एक्स अपॉन b डैश वाई. ये m1 m2 आ गया. कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 करेंगे. ऊपर कितना a डैश एक्स स्क्वायर अपॉन b डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू -1. ये रिलेशन आया. बट हमें जो रिलेशन चाहिए सिर्फ a डैश b और b डैश में चाहिए. ये x और y को हमें खत्म करना है. और ये x और y कौन से है ना, जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही है ये. तो चाहो तो क्या करो ना, x1 y1 माना था हमने, चाहो तो इससे रिप्लेस कर दो अभी के लिए. तो ये a डैश अपॉन b डैश इक्वल टू माइनस
y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर, ये सिचुएशन है। तो किसी तरीके से हमें ये y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर खत्म करना है। तो अब देखना, अब क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो मतलब ये दोनों कर्व्स के ऊपर लाई कर रहा होगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करवाते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाया तो a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरे में करवाओगे a डैश x1 स्क्वायर प्लस b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान रखना हमें सिर्फ ये चीज चाहिए बस, y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर, पूरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की नहीं रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। तो अब ये जो दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस वुड बी a माइनस a डैश x1 स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिला। तो यहां से देख सकते हो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर की, सो y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बन जाएगा ना, दिस इज a माइनस a डैश अपॉन b माइनस b डैश, नेगेटिव साइन के साथ बनेगा, तो ये नेगेटिव साइन यहां पे रख लो। अब ये पूरी वैल्यू उठा के एज इट इज ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, a डैश अपॉन b b डैश इक्वल टू a माइनस a डैश अपॉन b माइनस b डैश, ये रिलेशन आ गया। अब जो तुम्हें ऑप्शंस दे रखे हैं उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना बाकी है बस, तो कर सकते हैं वो भी। सो इसको लिखा जा सकता है a माइनस a डैश अपॉन a डैश एंड b माइनस b डैश अपॉन b b डैश। सेपरेट करके लिखोगे ये बनेगा 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन b डैश माइनस 1 अपॉन b। चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन है, ये तुम्हारा बन पाएगा कौन सा, दिस वुड बी 1 बाई a माइनस 1 बाई b इक्वल टू 1 बाई a डैश माइनस 1 बाई b डैश, ये चीज बन रही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश। तो कंसेप्ट तुम्हें पता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 करने ऑर्थोगोनैलिटी के लिए, और कुछ भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट। Let alpha be the angle in radians between this ellipse and this circle at their point of intersection, then tan alpha equals। तो पूछा गया इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनके बीच का एंगल कितना होगा। अब ये तो स्टेटमेंट से क्लियर है कि इसके लिए तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना ही पड़ेगा। तो पहले तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो देखना फर्स्ट वाली इक्वेशन 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी इक्वेशन को, कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। अब दूसरी वाली इक्वेशन में से क्या करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा लो, 12 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दो यहाँ पे। सो 12 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। सो दिस इज 8y स्क्वायर इक्वल टू 24, y स्क्वायर इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। दो वैल्यूज आ गई y की, कोई भी एक लेके सोल्व करते हैं फिलहाल। तो y को रूट 3 मान लो, ठीक है। पुट करो किसी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, तो एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, दैट मीन्स एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। तो पहली चीज तो ये पता चल गई टोटल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, 3 कोमा रूट 3, माइनस 3 कोमा माइनस रूट 3, 3 कोमा माइनस रूट 3 एंड माइनस 3 कोमा रूट 3, ऐसे 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है। अब इसमें तो कुछ मेंशन है नहीं कौन से पॉइंट पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, किसी एक पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं अगर ऑप्शन मैच करेगा तो फिर बाकियों की नहीं जरूरत पड़ेगी हमें। सो 3 कोमा रूट 3 वाला पॉइंट उठा रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, दोनों कर्व्स के लिए m1 और m2 चाहिए, तभी हम उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल पाएंगे। तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितना 2x बाई 36 प्लस 2y बाई 4 इंटू m1 इक्वल टू 0, ये चीज बनेगी। 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 9y m1 इक्वल टू 0। सो m1 कितना माइनस x अपॉन 9y, ठीक। वैल्यूज पुट करो, माइनस x की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 9 इंटू रूट 3, ये चीज बन के आ रही है, ये कैंसिल आउट। सो माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3 m1, राइट। सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, डिफरेंशिएट करो इसको, 2x प्लस 2y इंटू m2 इक्वल टू 0। सो m2 इक्वल टू मिलेगा माइनस एक्स अपॉन वाई, अगेन माइनस 3 अपॉन रूट 3, कितना आया माइनस रूट 3 आया। सो m1 आ चुका है तुम्हारे पास, m2 आ चुका है, दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मोड, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये बनेगा कितना रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3
अपॉन 1 प्लस m1 m2 करोगे तो 1/3 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू 3√3 इंटू √3 9. सो 8/3√3 इंटू 4/3 बनना चाहिए था, 3/4 बनेगा. सो दिस इज 2/√3. राइट. tan अल्फा की वैल्यू 2/√3 देख लो मैच करेगा तो. सो ऑप्शन ए मैच कर रहा है. ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी फाइंड करके देखना. यही वाला सेम चीज आ रही होगी, हो सकता है किसी पे -2/√3 आ जाए तो उसका मोड लेके अगेन कितना बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है. पॉइंट फाइंड करो सबसे पहले, फिर उस पॉइंट पे दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 वाला फॉर्मूला लगा दो. ओके. इफ p and q respectively lie on the curves, p इस पॉइंट पे, q इस पॉइंट पे, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस p q इक्वल्स. अब ऐसे क्वेश्चन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्कस किए थे कि जब भी दो कर्व्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात होती है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज लाई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल. उनकी जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग मिनिमम डिस्टेंस लाई करेगा हमेशा. तो उसी का यूज कर रहे हैं. देखना, पहले वाला कर्व कोई भी बनेगा, मान लो रैंडम, मान लो ये वाला कर्व है पहला. ठीक है, y = x⁴ + 3x² + 2x. और एक तो लाइन ही है स्ट्रेट लाइन, y = 2x - 1. मिनिमम डिस्टेंस पी क्यू पूछा गया है तो क्या करेंगे, कॉमन नॉर्मल बनाएंगे. एक ऐसी लाइन जो कि इस कर्व के नॉर्मल है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है. तो कर्व के ऊपर पी पॉइंट है, लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट है. तो ये पी क्यू वाला जो डिस्टेंस होगा मिनिमम होगा और वो मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया तुमसे. ठीक है, ओके. तो पहली चीज तो लाइन का स्लोप तो दिख ही रहा है तुम्हें कितना, 2 के बराबर है. तो इसका मतलब पी क्यू का स्लोप कितना, -1/2 होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन है. सो नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू, एक तो -1/2 आ गया और दूसरा कहां से फाइंड किया जा सकता है, dy/dx एट पॉइंट पी. ये तो पी पॉइंट पे क्या आएगा, उसकी टेंजेंट का स्लोप आएगा. तो इसका क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा ऐसे. सो -1/2 इक्वल टू -1 dy/dx एट पी. तो उसके लिए पी पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, उसके लिए पहले पी पॉइंट एज्यूम करना जरूरी है. तो पी पॉइंट को मान लो पैरामीटर टी की टर्म्स में. तो पी को माना जा रहा है पॉइंट पी इज, एक्स को टी मान लो, वाई कोऑर्डिनेट अपने आप कितना बन जाएगा, t⁴ + 3t² + 2t. ये पॉइंट पी मान लिया. ठीक है, अब dy/dx कितना आ रहा है, dy/dx is equal to, this is 4x³ + 6x + 2. और p पॉइंट पे चाहिए तो dy/dx एट पॉइंट p दिस इज इक्वल टू 4t³ + 6t + 2. तो ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे. सो कितना मिला, -1/2 इक्वल टू -1/this 4t³ + 6t + 2. ठीक बात है. तो -1 - 1 कैंसिल आउट, 4t³ + 6t + 2 इक्वल टू 2. दैट मीन्स 4t³ + 6t = 0. सो t कॉमन, अंदर कितना, 4t² + 6 = 0. तो या तो t की वैल्यू 0 होगी या फिर t² कितना, -6/4. t² नेगेटिव नहीं पॉसिबल, तो t की वैल्यू पता चल गई 0 आ गई. ठीक है, जैसे t = 0 पता चला, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे. तो पॉइंट P तुमने ये माना हुआ था, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी कितना आ गया, 0 आ गया. तो पॉइंट P कितना है, 0,0. अब PQ वाला डिस्टेंस पूछा था, तो PQ डिस्टेंस क्या होगा, 0,0 वाले पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है हमें. तो 0,0 से इसका डिस्टेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 1/√5 आ जाएगा. तो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स. सो ऑप्शन बी, right? Okay, let's start. The subnormal at any point on this curve is constant 4. इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर तुम सब नॉर्मल बनाओगे उसकी लेंथ हमें कांस्टेंट चाहिए, पूछा गया, यानी कि कौन सी वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगी. सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पता होनी चाहिए बस. कितनी होती है ये, y × dy/dx, इसका मोड ये होता है. ठीक, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के लिए बस हमें dy/dx फाइंड करना है. तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को. दिस वुड बी x टाइम्स n × y⁴n - 1 × dy/dx, ये बनेगा, और प्लस y⁴n = 0. ठीक, सो dy/dx कितना आया, दिस इज इक्वल टू -y⁴n
अपॉन एन एक्स वाई टू द पावर n माइनस वन, वाई टू द पावर n माइनस वन वाला फैक्टर कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एन एक्स। ठीक, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में पुट कर दो इसको, कितना था वो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, तो कितना बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन एन एक्स बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब पूछा गया था y n की कौन सी वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट होगा। तो पहली चीज तो इसमें दो वेरिएबल है ना भी y और x, तो यहां से देख के बताना पॉसिबल नहीं है, इसको पहले सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करो। तो x की वैल्यू कितनी है यहां से उठा लो, a की पावर n प्लस वन अपॉन वाई की पावर n, यहां पे पुट करो a की पावर n प्लस वन और y की पावर n ऊपर आ जाएगा। सो कितना मिला ये y टू द पावर n प्लस टू अपॉन n इंटू a टू द पावर n प्लस वन। राइट, तो अब देख के बता दो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में n को तुम कितना रखो ताकि इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आए। सो बस हम चाहेंगे क्या कि ये y पे डिपेंड ना करे, और y पे डिपेंड ना करने के लिए इसकी पावर n प्लस टू को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। राइट, तो बस यही है और कुछ भी नहीं है, ऑप्शन सी। ओके, फॉर द कर्व की क्वेश्चन है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट वेरीज प्रोपोर्शनल टू। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड करके उसका सम फाइंड करना है, और वो देखना है किस पे डिपेंड करेगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी। सो क्या फॉर्मूलाज होते हैं इनके, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है y इंटू स्क्वायर रूट वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर, ये फाइंड करना पड़ेगा। और सिमिलरली लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये कितना होता है y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो पहला काम तो यही करो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा, ये a टाइम्स एल एन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x। So this is 2ax upon a square minus a x square. Sorry, this is x square minus a square. Right? Okay, अब वैल्यूज पुट करनी है, हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सो y तो कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर प्लस में डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करो। सो y स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स अपॉन डी वाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ax। ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, उसके बाद सारी सिंप्लीफिकेशन है करते जाओ। सो y टाइम्स 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे 2ax और प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ax। सो ये मिल गया तुम्हें y टाइम्स, ऊपर बन जाएगा 2x स्क्वायर, नीचे कितना 2ax, 2 कैंसिल आउट, एक x का फैक्टर कैंसिल आउट, एक्स वाई अपॉन ए। तो सारा कुछ करने के बाद ये चीज मिल गई तुम्हें कि इनकी लेंथ का जो सम है x इंटू वाई अपॉन ए के बराबर है। अब a तो कांस्टेंट नंबर है, तो मतलब किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, x इंटू वाई के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो चेक कर लेना ऑप्शंस में कौन सा मैच करेगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सारी चीज कहां पे चल रही थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे चल रही थी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ओके, देखना ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, दो कर्व्स दे, ये मान सकते हैं दो कर्व्स दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले का नाम y इक्वल टू e की पावर 2x और एक राइट हैंड साइड वाला हो गया y इक्वल टू k रूट x। ठीक, अब अगर तुम्हें थोड़ा आइडिया हो ना तो y इक्वल टू e की पावर 2x का ग्राफ तुम्हें पता होगा कैसे बनता है, ऐसा बनेगा ये एक्सपोनेंशियल, और y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ पता होगा तो k रूट एक्स का भी ऐसे बन जाएगा, अगर k पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ बन गया y इक्वल टू k रूट एक्स का, ये बात ठीक है, k रूट एक्स। ठीक है, अब इसने दे रखा है कि इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, तो एक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या, ये तब होगा अगर दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करके जाएंगे, तभी बोला जा सकता है कि एक सॉल्यूशन आएगा। तो ये पहला कर्व है, अगर ये दूसरा कर्व है, दोनों एक दूसरे को अगर टच करके जाएं, उसी केस में इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज टू कर्व्स टच ईच अदर, ये भी पूछा जा सकता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, ओके, अब देखना, अब इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज होगा ना, जब भी दो कर्व्स टच करते हैं उसको यूज करने का तरीका, पहली चीज कि जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है,
तो इसका मतलब x1 पे दोनों के y की वैल्यू बराबर होगी, सेम पॉइंट से जा रहे हैं तो पहली कंडीशन ये कि x1 वाले पॉइंट पे दोनों के लिए y1 की वैल्यू बराबर आएगी। दूसरी चीज ये कि अगर वो P पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो P पॉइंट पे उनकी बनने वाली टेंजेंट क्या होगी, कॉमन टेंजेंट होगी। तो इसका मतलब P पॉइंट पे पहले वाली कर्व की टेंजेंट का स्लोप और P पॉइंट पे दूसरे वाली कर्व की टेंजेंट का स्लोप भी आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। और टेंजेंट का स्लोप बराबर आने का मतलब कि पहले वाले कर्व का जो dy/dx होगा पॉइंट P पे और दूसरे वाले कर्व का जो dy/dx होगा पॉइंट P पे, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दो कंडीशन याद रखना कर्व्स के टच के लिए, दोनों का dy/dx आपस में बराबर होगा उस पॉइंट पे और दोनों के y की वैल्यू भी बराबर होगी उस पॉइंट पे। तो अब यही वाली कंडीशन लगाई जाएगी। तो दो कर्व्स है तुम्हारे पास, y = e⁻²x, y = k√x। पहला पार्ट, पहले फर्स्ट पॉइंट तो बोल देंगे कि मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है x1, y1। इस पॉइंट पे बात करेंगे, जो भी करेंगे। दो कंडीशंस लगानी है। पहली, दोनों के y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए इस पॉइंट पे। तो फर्स्ट वाले के लिए y की वैल्यू कितनी, e⁻²x1, दूसरे की k × √x1। ये आ गई पहली इक्वेशन, ये बात ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी बताई थी, दोनों का dy/dx इस पॉइंट पे बराबर होगा। तो पहले का dy/dx कितना, 2 × e⁻²x1, दूसरे का कितना, k/2 × √x1। ये आ गया। ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं तुम्हारे पास, 1 और 2। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो सॉल्व करते हैं, कितना मिलेगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो, कितना, 1/2 इज इक्वल टू k का फैक्टर कैंसिल आउट, कितना आएगा, दिस वुड बी 2x1, कितना बनेगा, राइट। सो दैट मीन्स x1 कितना, 1/4 के बराबर आया। x1 की वैल्यू पता चल गई, किसी इक्वेशन में x1 पुट कर देते हैं तो वहां से क्या पता चल जाएगा, k पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में x1 रखो, तो कितना, e⁻2 × 1/4, कितना, 1/2 इक्वल टू k × √x1, सो k × 1/2, ये आ गया। सो यहां से k की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 × e⁻1/2, जिसको बोलने का तरीका 2 × √e, राइट। तो दो इक्वेशंस थे तुम्हारे पास और दो ही अननोन्स थे, एक x1 था, एक k था। हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व किया, x1 भी पता चल गया और उसकी हेल्प से k भी पता चल गया, और k पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में। सो 2√e के बराबर आ गया, k = 2√e, राइट। तो ये कंसेप्ट याद रखना, बढ़िया कंसेप्ट है। और इसमें अगर और क्वेश्चंस बनाने हो तो एक चीज का ध्यान देना, ये जो हमारा कर्व था ना, y = k√x, ठीक, ये वाली शेप बन रही थी, इसको टच करके जा रहा था, तो हमने बोल दिया k की वैल्यू कितनी होगी, 2√e। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर तुम इसके k की वैल्यू इंक्रीज करवा दो ना, तो इसका dy/dx, इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और स्लोप इंक्रीज होने का मतलब ये कि अगर वो पहले ऐसे जा रहा था टच करके, अब स्लोप इंक्रीज करवाओगे तो ये ऊपर से चला जाएगा, ऐसे जाएगा कुछ, ठीक। तो इसका मतलब ये कि अभी जो k की वैल्यू आ रही है 2√e, अगर तुम k की वैल्यू से इंक्रीज करवा दोगे तो उसका स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, वो ज्यादा ऊपर से जाएगा टर्न करके। तो इसका मतलब वो हमारे e⁻2x को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा होता कि k की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हो, तो उसके लिए क्या बोल देंगे, k कैसा होना चाहिए, 2√e से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और अगर तुम इससे k की वैल्यू छोटी कर दो 2√e से, तो क्या होगा, तो नीचे से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा कुछ। तो इसका मतलब वो उसको टच भी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं, तो इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएगा, राइट। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले वो वाली कंडीशन फाइंड कर लिया करो जिसके लिए दोनों कर्व्स आपस में टच कर रहे हैं, उसके बाद उसको कंडीशन लगाते जाएंगे। एक बार के उससे बड़ा करके देख लेंगे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक बार के उससे छोटा करके देख लेंगे, पता चल जाएगा कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, राइट। ओके, a kite is moving horizontally at the height of 151.5 meter. If the speed of kite is 10 meter per second, how fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite? The height of the boy is given. ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होगा इसमें ना। सबसे पहले तो काइट की हाइट दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल बता देते हैं कहाँ पे होगा। ये मान लो ग्राउंड लेवल है, यहां से ये पॉइंट ए हो गया ग्राउंड पे, और यहाँ पे काइट के, राइट, इनिशियली। अच्छा, अब ये बोल रखे काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट ऑफ 151.5 मीटर। तो ये कितनी हाइट पे है, 151.5 मीटर की हाइट पे,
और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लो, ठीक है। ओके, इफ द स्पीड ऑफ काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो दे रखा है कि इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट, द हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर। बॉय की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, तो ए पॉइंट पे अगर बॉय खड़ा है तो यहां से ऊपर 1.5 मीटर बना लो। सो ए बी बॉय की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 मीटर, ठीक। ओके, और दे रखा है काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। तो मान लो किसी इंस्टेंट टी पे, किसी टाइम टी पे जो काइट है ना उसकी पोजीशन क्या है, यहां पे है वो के डैश पे। इनिशियली के पे था, अब के डैश पे है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, एक्स का डिस्टेंस ट्रेवल करके आया। और जब वो के डैश पे था, मान लो वो बी वाले बॉय से कितनी दूरी पे था, वाई की दूरी पे था, ठीक है। यही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। के पॉइंट पे था, किसी टाइम टी पे मान लिया एक्स डिस्टेंस आगे मूव कर गया काइट, और उस केस में जो स्ट्रिंग होगी बॉय से काइट की तरफ जा रही होगी, उसकी लेंथ हमने मान ली वाई, है ना। और ये भी ध्यान रखना, टोटल हाइट काइट की कितनी थी 151.5 मीटर, उसमें से ए बी वाली हाइट अगर माइनस करोगे तो बी के वाली कितनी बचेगी, 150 मीटर बचेगी। ये बात तो ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया है, क्या कुछ दे रखा है पहले तो वो देख लो। स्पीड ऑफ द काइट 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर x का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो टाइम t में, तो इसका मतलब dx/dt कितना 10 दे रखे है तुम्हें, ये चीज गिवन है हमें, ठीक। पूछा क्या गया है, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट। स्ट्रिंग की लेंथ कहां से रिप्रेजेंट हो रही है, y से, तो तुमसे dy/dt पूछा गया, कितनी स्पीड से वो स्ट्रिंग हम छोड़ रहे हैं उसको, dy/dt पूछा गया, ठीक है। तो dx/dt गिवन है, dy/dt पूछा गया, कब पूछा गया, जब y की वैल्यू कितनी है 250 मीटर, एट y इक्वल टू 250 मीटर पूछा गया। तो बस करना क्या होगा इसमें, x और y में हमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करना होगा, और वो देख के तुम्हें पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल था तो पाइथागोरस लगाओगे x और y में रिलेशन तो आ जाएगा। सो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ये आएगा। दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देना t के रिस्पेक्ट में। सो 2y dy/dt इक्वल टू 2x dx/dt, ये मिला। क्या कुछ पता है, dx/dt पता है तुम्हें, y की वैल्यू पता है, dy/dt फाइंड करना है, और x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, ठीक। x की वैल्यू कब पूछी गई है, जब y की वैल्यू कितनी है 250 है, तो 250 के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड कर लेना। सो x कितना आएगा तुम्हारा, x वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 250 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर आ जाएगा। कर लो इसको, दिस वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना बन गया 20 इंटू 10 200 बन गया x की वैल्यू। तो पता चल गया जब y इक्वल टू 250 हो गया, x इक्वल टू 200, सारी वैल्यूज रख दो इस वाली इक्वेशन में, मिल जाएगा dy/dt। तो कर लेते हैं, 2 टाइम्स y इज 250 इंटू dy/dt फाइंड करना है, इक्वल टू 2x, x इज 200 इंटू dx/dt 10 मीटर पर सेकेंड था, दिस इज 10, यूनिट्स का ध्यान रख लेना, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया, dy/dt कितना आ गया ये 2000 अपॉन 250, एक जीरो कैंसिल आउट, 25 टाइम्स 8 इज 200, सो दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड, मिल गया dy/dt। चेक कर लेना ऑप्शंस में, ऑप्शन बी। Let's start. A spherical iron ball 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which the thickness of ice decreases is. Okay, एक spherical iron ball दे रखी है, right? और इसके ऊपर कोटिंग की गई है किसकी, with a layer of ice of uniform thickness। तो इस पे आइस की एक लेयर लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो मान लेते हैं इसकी थिकनेस t के बराबर है, t हमें टाइम भी लेना पड़ेगा, कुछ और मान लो x मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज x थिकनेस, ओके। और इसका रेडियस दे रखा है तुम्हें आयरन बॉल का, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। अच्छा, गिवन क्या कुछ है ना तुम्हें, 10 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया, दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो ये जो आइस है, आइस की जो लेयर है, ये तुम्हें बता रखा है कितने रेट से मेल्ट कर रही है, मतलब उसका वॉल्यूम कितनी रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो आइस का वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से डिक्रीज हो रहा है,
तो पहला काम तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम का रिलेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो वॉल्यूम का रिलेशन लिख सकते हैं, टोटल अगर बड़े वाले स्फीयर की बात करो उसका वॉल्यूम माइनस अंदर वाली जो आयरन बॉल है उसका वॉल्यूम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ आइस कितना, 4/3 पाई, आउटर रेडियस कितना 10 प्लस एक्स बनेगा, सो 10 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। dv बाई dt दे रखा है हमें, डिफरेंशिएट करो इसको, सो dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई, दिस वुड बी 3 टाइम्स 10 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई dt, ये बनेगा। तो dv बाई dt हमें गिवन है, चाहिए क्या, द रेट एट विच थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस, dx बाई dt चाहिए हमें, और x की वैल्यू दे रखी है, जब x बराबर 5 होगा तब चाहिए। तो सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो dv बाई dt कितना, माइनस का 50 आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा, माइनस 50। यूनिट देख लो सारे सेम है कि नहीं है, तो यूनिट सारे सेम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बस। सो दिस इज 4/3 पाई इंटू 3, 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 5 है तो 15 का स्क्वायर, dx बाई dt तो चाहिए हमें, ये आ गया। तो बस कैलकुलेशन है, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो dx बाई dt इक्वल टू माइनस 50/4 पाई इंटू 15 स्क्वायर इज 225। ठीक, तो 25 टाइम्स 2, 25 टाइम्स दिस इज 9, राइट, दिस इज 2 टाइम्स 2 इज 4, तो कितना आ गया, -1/18 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट आ गया। तो इतनी रेट से आइस की थिकनेस डिक्रीज हो रही होगी। ये सॉरी थिकनेस थी तो सेंटीमीटर क्यूब में तो नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा ना, सो दिस इज सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, चेक कर लो ऑप्शन, 1/18 पाई डिक्रीज हो रही है इतने से। ओके, लेट s बी द स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ x, एक x लेंथ का स्क्वायर दे रखा है s, राइट। If we approximate the change in size of area of S by this, if we approximate the change in size of the area by this, when the sides are changed from x naught to x naught plus h, then the absolute value of error in our approximation is। अब हो सकता है देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, क्योंकि स्टेटमेंट इस हिसाब से डिजाइन की गई है, बट अगर तुम क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है इसने, पहली चीज तो ये कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ x है, ठीक है, और इसने बोला कि साइड्स को हमने चेंज किया है x नोट से लेके x नोट प्लस h तक। तो अगर साइड्स को चेंज किया गया है तो उससे क्या होगा, उसके एरिया में भी चेंज आएगा। तो इसने ये बोला कि एरिया में जो अप्रोक्सीमेट चेंज है ना, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, यहां से h टाइम्स डी ए बाई डी एक्स से, बट ये अप्रोक्सीमेट चेंज है। जो एक्चुअल चेंज आएगा और जो अप्रोक्सीमेट चेंज है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी, एरर होगी। तो उस एरर की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो एक्चुअल चेंज हमें फाइंड करना आता है कि अगर उसकी साइड हम चेंज कर रहे हैं तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, वो हमें फाइंड करना आता है। अप्रोक्सीमेट चेंज इसने दे रखा है, यहां से कैलकुलेट करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितने का एरर आ रहा है। तो कर रहे हैं, इसको देखना। सबसे पहले इनिशियली लेंथ कितनी थी x नोट, बाद में कितनी x नोट प्लस h। तो अगर तुम डेल्टा a एक्चुअल वाले की बात करो ना, कि एक्चुअल में एरिया में कितना चेंज आया, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल कितना x नोट प्लस h का स्क्वायर माइनस x नोट का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये h स्क्वायर प्लस 2h x नोट। तो एक्चुअल में इतना चेंज आया होगा उसके एरिया में, ये बात ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट चेंज जो इसने दे रखा है डेल्टा ए अप्रोक्सीमेट, तो वो इसने दे रखा है कि कैसे कैलकुलेट किया हमने, यहां से h इंटू डी ए बाई डी एक्स, सो h इंटू डी ए बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। अब पता है एरिया किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर, ये रिलेशन है। तो यहां से डी ए बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x आएगा, यहां पे पुट कर दो सिंपली। तो h टाइम्स 2x कहां पे, x इक्वल टू एक्स नोट पे, तो मतलब h टाइम्स 2x नोट। तो ये डेल्टा ए अप्रोक्सीमेट है, राइट। अब पूछा क्या गया था, एरर पूछी गई थी, तो एरर के लिए दोनों का डिफरेंस ले लो। सो दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, 2hx नोट का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। सो इतनी एरर रही होगी उसमें हमारी अप्रोक्सीमेशन में, ये पूछा गया था तुमसे, ठीक है। सो ऑप्शन ए h स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट।
if 4a plus 2b plus c is equal to 0 then this equation has at least one real root lying between. तुम्हें बताना है इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट कौन से इंटरवल के बीच में होगा. अब ऐसे क्वेश्चन अगर तुमने पहले कर रखे हैं तो देख के पता चल जाता होगा. ऐसे क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड तरीका रोल्स थ्योरम से किए जाते हैं. ठीक है, और स्टार्ट कैसे करते हैं सुनते जाना. ये जो इक्वेशन है ना, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं एफ डैश एक्स. जो भी इक्वेशन के रूट पूछे गए हैं उसको एक फंक्शन एफ डैश एक्स का नाम दे दिया 3ax² प्लस 2bx प्लस c. राइट, अब इसको एफ डैश एक्स माना है, इसको इंटीग्रेट करके क्या फाइंड किया जाएगा एफ एक्स. तो एफ एक्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो. दिस वुड बी 3ax³ तो x³ आएगा प्लस bx² प्लस cx प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि फंक्शन तो हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने ये बोल दिया कि हम ये फंक्शन कंसीडर करके चल रहे हैं एफ एक्स. राइट, अब इसके बाद क्या होगा ना, पहली चीज तो तुम क्या बोल दोगे कि x इक्वल टू 0 इसका एक रूट है क्योंकि x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है. और दूसरा रूट कहां से मिलता होता है हमें, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है तुम्हें. तो चेक करो ये वाली चीज कब बनेगी, जब x को 2 रखेंगे तब बन जाएगी. तो देखना f ऑफ 2 कितना आएगा, दिस वुड बी सॉरी ये ax³ था, ये दिस इज ax³. राइट, अब f ऑफ 2 कितना बनेगा, f ऑफ 2 बनेगा 8 टाइम्स a प्लस 4 टाइम्स b प्लस 2 टाइम्स c. और इसमें से अगर तुम 2 कॉमन लेके लिखो दिस वुड बी 4a प्लस 2b प्लस c. अब 4a प्लस 2b प्लस c कितना 0 के बराबर है, 2 इंटू 0 कितना आ गया 0 आ गया. तो क्या पता चला, ये जो तुमने फंक्शन एफ एक्स एज्यूम किया था ये x बराबर 0 पे भी 0 है, x बराबर 2 पे भी 0 है. तो इसके दो रूट्स आ गए 0 एंड 2. और हमारी रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी फंक्शन एफ एक्स के किसी दो रूट्स के बीच में कम से कम एक रूट उसके एफ डैश एक्स का लाई करते हैं हमेशा. Between any two roots of fx equal to 0, there exists at least one root of f dash x equal to 0. तो बस बोल देंगे कि अगर fx के दो रूट्स हैं 0 और 2 तो इसके इन दोनों के बीच में f dash x बराबर 0 का एक रूट होगा. और f dash x बराबर 0 क्या है, ये वाली इक्वेशन है हमारी जिसके बारे में पूछा गया. तो क्या पता चल गया, इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट होगा 0 से 2 के बीच में, बिटवीन 0 एंड 2. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का स्टैंडर्ड तरीका है, यही वाले स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे हमेशा, इनको याद रखना. ओके, इफ fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल सच दैट f ऑफ 0 गिवन है, g ऑफ 0 गिवन है, f ऑफ 1 गिवन है, g ऑफ 1 गिवन है, देन फॉर सम x बिलोंगिंग टू 0 to 1, 0 to 1 किसी x के लिए कौन सा रिलेशन ट्रू होगा. अगेन ऐसे क्वेश्चंस को करने का डायरेक्ट तरीका, स्टैंडर्ड तरीका, ऑप्शंस की हेल्प ली जाएगी. देखना, अगर तुम ऑप्शन ए के लिए चेक करना चाह रहे हो ना तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या दे रखे बेसिकली तुम्हें एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर 0 दे रखे. तो हमें बेसिकली ये बताना है कि इस इक्वेशन का क्या कोई एक रूट होगा 0 से 1 के बीच में. तो ऊपर वाली सिचुएशन बन रही है, इक्वेशन के रूट के बारे में बात कर रही है, इंटरवल दे रखा है. और करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो पूरा फंक्शन है इसको एक नया फंक्शन मान लो एच डैश एक्स टाइप का, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ये मान लिया. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एच एक्स कितना, एफ एक्स माइनस जी एक्स. राइट, तो अब जो हमारा फंक्शन था ना एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स बराबर 0, उसका एक रूट 0 से 1 के बीच में तुम्हें तब मिलेगा अगर 0 और 1 किसके रूट रहे होंगे, एच एक्स के रूट रहे होंगे. अब चेक करो h ऑफ 0 की वैल्यू चेक करो कितनी आएगी, h ऑफ 0 कितना, f ऑफ 0 माइनस g ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना 2 है, g ऑफ 0 कितना 0, तो इसकी वैल्यू कितनी 2 आएगी. h ऑफ 1 चेक करो, h ऑफ 1 कितना, h ऑफ 1 इज f ऑफ 1 माइनस g ऑफ 1 कितना आएगा 6 माइनस 2 4 आएगा. तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे. ठीक, तो कहने का मतलब 1 बाय 1 सारे ऑप्शन लेते जाओ. फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए हमने एच डैश एक्स माना एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, वहां से एच एक्स कितना आया, एफ एक्स माइनस जी एक्स आया. एच ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड की, एच ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड की, ये दोनों बराबर आनी चाहिए तभी हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा, क्योंकि तभी तुम रोल्स थ्योरम लगा पाओगे अगर दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है. तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत. अब बी वाला ऑप्शन चेक करना है हमें. बी में क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स माइनस 2 जी डैश एक्स बराबर 0, ये चेक करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को सारे को एक नया फंक्शन एच डैश एक्स मान लिया, फिर से एफ डैश एक्स माइनस 2 जी डैश एक्स, फिर से वही काम, इंटीग्रेट किया
एच एक्स कितना, एफ एक्स माइनस 2gx। अगेन एच एक्स की वैल्यू चेक करो 0 पे और 1 पे, तो एच ऑफ 0 कितना, एफ ऑफ 0 माइनस 2g ऑफ 0 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एच ऑफ 1 चेक करो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 कितना 6, जी ऑफ 1 2, तो 6 माइनस 4 2 बन जाएगा ये भी। तो बस यही चाहिए था हमें। तो अब क्या बोल देंगे, एच एक्स एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें गिवन था कि एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो एच एक्स कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, 0 और 1 पे इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, एच ऑफ 0 इक्वल टू एच ऑफ 1। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, 0 से 1 के बीच में कम से कम इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा इसके डेरिवेटिव का, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या है, यही है, एफ डैश एक्स माइनस 2g डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शंस के हिसाब से फंक्शन हमारा क्रिएट किया जाएगा, और उस फंक्शन की जो तुम्हें इंटरवल गिवन है 0 से 1 है, दोनों एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक कर लो, जहां पे दोनों बराबर आ रहे हैं उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाला हमारा ऑप्शन ट्रू होगा। लेट्स स्टार्ट। If f is a continuous function on 0 to 1, differentiable in 0 to 1 such that f of 1 is equal to 0, then there exists some c belonging to 0 to 1 such that options दे रखे हैं। सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 0 से 1 के बीच में, पूछा गया कौन सा ऑप्शन होल्ड करेगा। तो वही काम करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन लेते जाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एच डैश एक्स का फंक्शन मान लो, इंटीग्रेट करो, एच एक्स मिलेगा, एच एक्स की वैल्यू फाइंड करो एंड पॉइंट्स पे 0 पे और 1 पे, जिसके लिए एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर आ रही है उसका उस पे रोल्स थ्योरम लगा पाओगे, और उसी पे एच डैश एक्स बराबर 0 का एक रूट कम से कम होल्ड करेगा, ठीक है। तो वही करना है इसमें भी, और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो ना तो पता चल जाएगा तुम्हें। मान लो तुम ए वाले ऑप्शन की बात करो, इसको तुम एच डैश एक्स मानो, सी की टर्म्स में दे रखे हैं, इसको एक्स की टर्म्स में मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एच डैश एक्स तुम्हें मानना पड़ेगा एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, राइट। अब एच एक्स के लिए ना तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सारे को, अब वो तुम देखना इंटीग्रेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट ये देखने से पता चल रहा है कि ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ना, इसको अगर तुम देखो ध्यान से, तो इसको अगर तुम एच डैश एक्स मानते हो, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो ये हो सकता है तुम्हें देखने में पहचान आ रही हो, नहीं तो इंटीग्रेशन वाले में भी ये डायरेक्ट इंटीग्रल बढ़ते होते हैं। ये किसका इंटीग्रल लिखा गया, एच एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स का लिखा गया, देख सकते हो ध्यान से, एक्स इंटू एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे यही वाली चीज मिलेगी। तो इसको अगर तुम एच डैश एक्स मानोगे, इसको इंटीग्रेट हम कर पाएंगे और कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। अब चेक करो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू 0 और 1 पे थी, एच ऑफ 0 कितना आएगा, 0 आएगा, एच ऑफ 1 कितना, एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो बात बन गई, 0 और 1 दोनों पे वैल्यू बराबर है, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, जिसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। तो तीनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे और देखने में फॉर्म सबकी डिफरेंट थी, ठीक है, बट कंसेप्ट वही है। जिसके रूट के बारे में पूछा गया है उसको एच डैश एक्स एफ डैश एक्स कुछ मान लो, इंटीग्रेट करो, एंड पॉइंट्स पे उसकी वैल्यूज फाइंड करो, अगर बराबर आ रही हैं तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट एग्जिस्ट कर जाएगा हमेशा। लेट्स स्टार्ट। ओके, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c of Lagrange's mean value theorem for the function fx x belonging to 0 to 4। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, और पूछा गया उसमें LMVT की कितनी c की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। सो डायरेक्टली थ्योरम यूज कर रहे हैं, Lagrange's mean value theorem। स्टेटमेंट क्या होती है, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, वैल्यूज पुट करते जाओ बस। f डैश c डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से, तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है, कितना बनेगा, c माइनस 1 c माइनस 2 प्लस c माइनस 2 c माइनस 3 प्लस c माइनस 1 c माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इंटरवल के एंड पॉइंट्स कौन से हैं, 0 एंड 4, तो f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 4 इज 6, f ऑफ 0 कितना बनेगा, माइनस 6, तो प्लस का 6 हो गया, अपॉन b माइनस a कितना 4, ये आ गया। सो सी में इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके सी की वैल्यूज फाइंड करके बता सकते हैं। देख लो इसको, क्वाड्रेटिक बन रही है, 3c स्क्वायर माइनस का 3c माइनस 5c माइनस 8 हो गया, माइनस का 4 आएगा, माइनस 12c। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी 2, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11 इक्वल टू कितना बन रहा है ये 3। दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 इक्वल टू 0,
ये इक्वेशन आ गई है। चेक कर लो अगर ये फैक्टराइज हो पाएगा, और नई संभावना लग रही फैक्टराइज होने की, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो कितना 96 बनेगा अपॉन 2a। दिस इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस ये बन जाएगा 144 माइनस 96 करेंगे तो दिस वुड बी 48 राइट अपॉन 6। तो ये बन गया 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 कितना हो जाएगा, this would be 16 into 3 that is 4 times square root of 3 upon 6. c is equal to 2 plus minus 2 root 3 upon 3 that is 2 plus minus 2 upon root 3। ये चीज आ रही है। अब चेक कर लो, एक वैल्यू आ गई कौन सी 2 प्लस 2 बाई रूट 3, एक आ गई 2 माइनस 2 बाई रूट 3, और दोनों ही वैल्यूज चेक कर लो 0 से 4 के बीच में होंगी क्या, 2 प्लस 2 बाई रूट 3 ये भी 0 से 4 के बीच में होगा, 2 माइनस 2 बाई रूट 3 भी होगा। तो ठीक है, दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब ऐसे कितने सी एग्जिस्ट करेंगे, 2 सी एग्जिस्ट कर जाएंगे राइट। ओके लेट्स स्टार्ट। फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन fx it is given that f of 0 is 2, f of 2 is 8 and f dash x is less than or equal to 3 for every x belonging to 0 to 2, then the value of f of 1 is। ऐसे क्वेश्चंस भी आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं। देखना इसको ध्यान से, इंटरवल कौन सा दे रखा है 0 से 2, और दे रखा है इस इंटरवल में f डैश x हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, और 0 पे एंड पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, 2 वाले एंड पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, बट वैल्यू किस पे पूछी गई तुम्हें, f ऑफ 1 पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को LMVT से किया जाएगा, और क्योंकि बीच में 1 वाले पे पूछी गई है तो 0 से 2 वाले इंटरवल को 2 इंटरवल्स में ब्रेक किया जाएगा। 0 से 1 वाला एक इंटरवल बनाया जाएगा, 1 से 2 एक, दोनों पे सेपरेटली LMVT लगाएंगे। तो देखना 0 से 1 में लगा रहे हैं, सो 0 से 1 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक सी इसमें ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए f डैश c1 कैसा होगा, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। एंड सिमिलरली 1 से 2 के बीच में एक c होगा जिसको c2 मान रहे हैं, जिसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, वैल्यूज देखो, f ऑफ 1 तो चाहिए हमें, f ऑफ 0 कितना 2, तो ये बनेगा कितना f ऑफ 1 माइनस 2, और f डैश c1 क्योंकि तुम्हें दे रखे कि f डैश x हमेशा क्या होगा ना, लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, तो इसका मतलब f डैश c1 को क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 3। कंडीशन लगा दी लेस देन और इक्वल टू 3, क्या पता चला f ऑफ 1 क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 5 आएगा। एक कंडीशन पता चल गई f ऑफ 1 पे। सिमिलरली इस दूसरे वाले की अगर बात करें, f ऑफ 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, पुट करो तो 8 माइनस f ऑफ 1। अब f डैश c2, तो क्योंकि c2 भी 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसके लिए भी जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 3। f ऑफ 1 कितना आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ गया, दूसरी कंडीशन। अब कंडीशन नंबर 1 बोल रही है कि f ऑफ 1 की वैल्यू या तो 5 के बराबर या 5 से छोटी। कंडीशन नंबर 2 बोल रही है f ऑफ 1 की वैल्यू या तो 5 के बराबर या फिर 5 से बड़ी। तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या पता चलेगा कि f ऑफ 1 इक्वल टू 5 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पता चल गया f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, 5 के बराबर आ गई, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। इफ a and b lies between 0 to pi by 2 and f of ab is equal to tan b minus tan a upon b minus a, then f of ab की वैल्यू के बारे में कमेंट करना है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब अगेन ये LMVT की ही एक टाइप है राइट। तो देखना इसको, f ऑफ a एंड b वाला जो फंक्शन दे रखा है ना, tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a, इसको देख के पहचान आ रही है कौन सी फॉर्म लिखी गई है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a वाली फॉर्म लिखी गई है, और फंक्शन कौन सा लिया गया, tan वाला फंक्शन लिया गया राइट। अब जब भी हमें LMVT लगानी होती है तो उसके लिए क्या होता है, एक फंक्शन चाहिए होता है, एक इंटरवल चाहिए होता है, जिस इंटरवल में वो वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां से देख के तुम्हें फंक्शन तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन लेना है, tan वाला फंक्शन लेना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट एक फंक्शन मान लेंगे, gx मान लो, f वाला ले रखा है इसने, तो लेट gx इक्वल टू tan x, ये फंक्शन मान लिया। फंक्शन आ गया, इंटरवल चाहिए, तो देख के पता चल रहा है इंटरवल कौन से लिया जाएगा, a से b वाला, सो लेट x बिलोंग्स टू a टू b। अब कंडीशन क्या होती है, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो तुम्हें गिवन है कि a और b जो है ना 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और वो तो हमें पता ही है कि 0 से पाई बाई 2 में tan वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी। सो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या करो इस पे LMVT लगा दो। सो LMVT
LMVT क्या बोल रही है कि G डैश C इक्वल टू G ऑफ B माइनस G ऑफ A अपॉन B माइनस A। ये बात ठीक है। अच्छा, अब G डैश C की वैल्यू कितनी, सीकेंड स्क्वायर C आ जाएगी, इक्वल टू G ऑफ P माइनस G ऑफ A, दैट इज tan B माइनस tan A अपॉन B माइनस A। राइट, ये आ गया। अब सीकेंड स्क्वायर C को जानते हैं हम, सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। सो इस सारे को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी चीज क्या थी, ये f ऑफ ए बी था। क्या पता चल गया, f ऑफ ए एंड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पता चल गया। बस यही पूछा गया था, चेक कर लो ऑप्शंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट, तो ध्यान रखना इसका, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, और हमने कोशिश की है कि सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाएं। पहले रोल्स थ्योरम पे भी हमने 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस किए थे, अब ये LMVT पे भी 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इनको ध्यान रखना अच्छे से। राइट, ओके, थैंक यू।